हाय फ्रेंड्स, आज हम नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे क्या पश्चिमी विचारक। इस सीरीज के अंदर आज हम बात करेंगे इमैनुअल कांट के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारे क्या इमैनुअल कांट। तो जर्मन दार्शनिक थे हमारे कौन इमैनुअल कांट। इससे पहले हमने क्या जेरेमी बेंथम जेस मिल के बारे में बात की। ये दोनों के दोनों दार्शनिक हमारे ब्रिटिश दार्शनिक थे, जबकि इमैनुअल कांट कहाँ के थे, जर्मन दार्शनिक थे। तो जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का नीतिशास्त्र पाश्चात्य दर्शन के इतिहास में सबसे प्रभावशाली और कठोर सिद्धांतों में से एक था। आप इसे याद रखेंगे कि मैं सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, साथ ही साथ कठोर सिद्धांतों में से एक था। इसमें छूट की कोई गुंजाइश नहीं थी। हीगल, ब्रेडले या फिर उपयोगितावादी जैसे हमारे बेंथम और मिल, इनके विपरीत कांट का जो नीतिशास्त्र है परिणामों, सुख और लाभ पर केंद्रित नहीं है। आप इसे याद रखेंगे। जो हमारे इमैनुअल कांट है, तो इमैनुअल कांट का जो नीतिशास्त्र है ये हमारे परिणामों, सुख या फिर लाभ पे आधारित नहीं है। उनका सिद्धांत कर्तव्य शास्त्रीय मतलब डीओंटोलॉजिकल है। क्या है? डीओंटोलॉजिकल है, जिसका मतलब है कि किसी कार्य की नैतिकता इस बात से तय होती है। क्या? किसी कार्य की नैतिकता इस बात से तय होती है कि वह कार्य कर्तव्य की भावना से किया गया था या नहीं, न कि परिणाम से। तो आप इसे याद रखेंगे। हमारे कांट के अनुसार किसी भी कार्य की नैतिकता किस बात से तय होती है? किसी भी कार्य की नैतिकता किस बात से तय होती है कि वह कार्य कर्तव्य भावना से किया गया था या नहीं, न कि उसके परिणाम से। ये परिणाम क्या आया, उससे कोई निर्भर नहीं करता है। कांट ने अपने नैतिक विचारों को मुख्यतः अपनी पुस्तक पुस्तक का नाम हमारे ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, जो उन्होंने 1785 में लिखी थी। तो पुस्तक का नाम था ग्राउंड वर्क ऑफ द मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, और दूसरी पुस्तक थी हमारे कौन से, क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन, जो उन्होंने 1788 में लिखी थी। तो इन दो पुस्तकों से हमारे उनके जो नैतिक विचार है जानने को मिलते हैं। अब उनके नीति शास्त्र के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो उनके नीति शास्त्र का पहला बिंदु आता है कौन सा, शुभ संकल्प, द गुड विल। उसकी बात करें तो कांट के नीति शास्त्र का प्रस्थान बिंदु क्या है? शुभ संकल्प की अवधारणा है। क्या प्रस्थान बिंदु की बात करें तो ये हमारे क्या शुभ संकल्प की अवधारणा है। कांट का ऐसा मानना था कि इस संसार में या इसके बाहर, या इस संसार में, इस संसार के बाहर भी शुभ संकल्प के अलावा अन्य कोई चीज ऐसी नहीं है। या शुभ संकल्प के अलावा अन्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बिना किसी शर्त के शुभ माना जा सके, या जिसे बिना किसी शर्त के शुभ माना जा सके, मतलब गुड विदाउट क्वालिफिकेशन। अन्य गुण की बात करें, अन्य गुण क्या है, शर्तियां हैं। शुभ संकल्प में कोई शर्त नहीं होती है, बाकी सारे सारे गुणों में क्या शर्तें होती हैं, जैसे बुद्धि, प्रतिभा, धन, शक्ति, साहस। ये सब के सब गुण क्या होते हैं, अच्छे गुण होते हैं। लेकिन इनके पीछे संचालित करने वाला संकल्प बुरा हो तो ये अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। यदि इनको चलाने वाले जो व्यक्ति है उनका संकल्प कैसा हो, हानिकारक हो, बुरा हो, तो संकल्प यदि बुरा है तो अत्यंत हानिकारक हो सकते हैं। तो आप इसे याद रखें। जैसे एक बुद्धिमान और साहसी डाकू भी बन सकता है। एक बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति क्या डाकू भी बन सकता है। तो बात कर सकते हैं हमारे जो शुभ संकल्प है इसमें कोई भी चीज मिलावटी नहीं है। क्या कोई भी चीज मिलावटी नहीं है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं है। बिना शर्त के होता है कौन, हमारे शुभ संकल्प। जबकि अन्य गुण होते हैं जैसे बुद्धि, प्रतिभा, धन, शक्ति, साहस। ये ऐसे गुण हैं जो हमारे क्या है, इनके पीछे क्या है, बुरा संकल्प भी हो सकता है। और इनके पीछे यदि संकल्प बुरा है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होंगे। बात करें शुभ संकल्प की तो शुभ संकल्प अपने आप में मूल्यवान होता है। शुभ संकल्प क्या होता है, स्वतः मूल्यवान है। तो शुभ संकल्प किसी बाहरी परिणाम को प्राप्त करने का साधन नहीं है। शुभ संकल्प क्या है, किसी बाहरी परिणाम को प्राप्त करने का साधन नहीं है। यह अपने आप में साध्य एंड इन इटसेल्फ है। यदि कोई व्यक्ति पूरे शुभ संकल्प से प्रयास करता है, क्या यदि कोई व्यक्ति पूरे शुभ संकल्प से प्रयास करता है और परिस्थितियों के कारण असफल भी हो जाता है, तो तब भी उसका वह शुभ संकल्प एक रत्न की तरह अपनी चमक बना के रखेगा। उनका दूसरा सिद्धांत हमारा क्या है, ड्यूटी फॉर ड्यूटी सेक, मतलब कर्तव्य के लिए कर्तव्य। क्या कर्तव्य के लिए कर्तव्य की बात करें तो कांट के अनुसार कोई कार्य, कांट के अनुसार क्या कोई कार्य केवल तब नैतिक रूप से मूल्यवान माना जाता है। क्या कांट के अनुसार कोई कार्य केवल तब नैतिक रूप से मूल्यवान माना जाता है जब वह शुद्ध रूप से कर्तव्य की भावना से प्रेरित हो। किस रूप से प्रेरित हो, कर्तव्य की भावना से प्रेरित हो। उन्होंने कार्य को 3 श्रेणियों में बाँटा। इसी वजह से उन्होंने क्या कार्य को 3 श्रेणियों में बाँटा, किसने, हमारे इमैनुअल कांट ने। पहला कार्य आते हैं हमारे कौन से, कर्तव्य के विपरीत कार्य, एक्शंस कॉन्ट्रेरी टू ड्यूटी। जैसे चोरी करना या झूठ बोलना, ये पूरी तरह से अनैतिक होते हैं। जो कर्तव्य के बिल्कुल विपरीत होते हैं, ये कार्य क्या होते हैं, बिल्कुल अनैतिक हैं। दूसरे कार्य उन्होंने बताया स्वार्थ या झुकाव के लिए कर्तव्य सम्मत कार्य। कार्य तो किया गया लेकिन वो क्यों किया गया, क्योंकि उनका झुकाव किसकी तरफ है,
स्वार्थ की तरफ, स्वार्थ या झुकाव के लिए किए गए कर्तव्य सम्मत कार्य, एक्शंस इन अकॉर्डेंस विद ड्यूटी और डन फ्रॉम इंक्लाइनेशन। मतलब जैसे एक दुकानदार के द्वारा अपनी साख बनाए रखने के लिए, जैसे एक दुकानदार है, दुकानदार के द्वारा अपनी साख बनाए रखने के लिए ग्राहकों को सही दाम पे सामान देना, ये कार्य तो सही है, लेकिन उद्देश्य स्वार्थ या फिर लाभ है। कांट के अनुसार देखें तो ऐसे कार्यों का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता, ऐसे कार्यों का कोई नैतिक मूल्य नहीं होता, जिसका जो किधर झुके हुए होते हैं, हमारे स्वार्थ की तरफ झुके होते हैं। तो ये आता कर्तव्य की भावना से किए गए कार्य, क्या कर्तव्य की भावना से किए गए कार्य की बात करें, एक्शंस डन पर फ्रॉम ड्यूटी। तो जब व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत लाभ, दया, भय या झुकाव के, जब व्यक्ति का बिना किसी व्यक्तिगत लाभ, दया, भय या झुकाव के केवल इसलिए कोई कार्य करता है, क्यों? क्योंकि यह कार्य करना उसका कर्तव्य है। कांट के लिए केवल यही कार्य वास्तविक से नैतिक है। कांट के लिए क्या है? केवल यही कार्य वास्तविक रूप से नैतिक है। तो उन्होंने क्या कार्य की 3 श्रेणियाँ बताई। कार्य के विपरीत कार्य जो बिल्कुल अनैतिक है, स्वार्थ और झुकाव के लिए कर्तव्य सम्मत जो कार्य उनका कोई नैतिक मूल्य नहीं होता, कर्तव्य की भावना से किए गए कार्य क्या होते हैं? वास्तविक रूप से नैतिक होते हैं। फिर उन्होंने निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत दिया। कौन-सा? द कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव की बात करें, निरपेक्ष सिद्धांत आदेश का सिद्धांत दिया। कांट के अनुसार हमारी तार्किक बुद्धि मतलब रीजन हमारे संकल्प को कुछ आदेश देती है, हमारे तार्किक बुद्धि हमारे संकल्प को कुछ आदेश देती है, और ये आदेश क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के आदेश होते हैं। एक तो सापेक्ष आदेश होते हैं, एक होते हैं निरपेक्ष आदेश। क्या उनसे आदेश? एक तो सापेक्ष आदेश मतलब हाइपोथेटिकल इम्पेरेटिव, और दूसरे होता है निरपेक्ष आदेश मतलब कैटेगोरिकल हमारे इम्पेरेटिव। तो सापेक्ष आदेश की बात करते हैं, ये कौन से आदेश है? तो यह किसी शर्त पे आधारित होते हैं। क्या? ये सापेक्ष आदेश क्या होते हैं? किसी शर्त पे आधारित होते हैं। जैसे यदि तुम सम्मान चाहते हो तो सच बोलो। यदि तुम्हें सच बोलना वो मतलब दूसरों से इज्जत चाहिए तो उनकी इज्जत करो। तो ये क्या होता है? किसी न किसी शर्त पे आधारित होते हैं। यदि तुम्हें वेतन चाहिए तो कार्य करो। यहाँ सच बोलना सम्मान पाने का एकमात्र साधन है। क्या? सम्मान सच बोलना क्या सम्मान पाने का एक साधन मात्र है। निरपेक्ष आदेश की बात कर रहे हैं, तो यह बिना किसी शर्त या फिर यदि तो के होता है कि यदि आप वेतन पाना चाहते हो तो आप कार्य कीजिए। तो इस तरह से यदि और तो आ जाता है, तो इसके बिना है। ये सीधे आदेश देते हैं कि सच बोलो। क्यों? क्योंकि सच बोलना अपने आप में एक तार्किक कर्तव्य होता है। सच बोलो क्यों? क्योंकि सच बोलना क्या होता है? अपने आप में एक तार्किक कर्तव्य है। कांट का नीतिशास्त्र इसी निरपेक्ष आदेश आदेश पे आधारित है। कांट का जो नीति शास्त्र है वो क्या इसी निरपेक्ष आदेश पे आधारित है। कांट ने इस निरपेक्ष आदेश को समझने के लिए कुछ व्यवहारिक नियम बनाए। कांट ने क्या किया? इस जो निरपेक्ष आदेश है उसको समझने के लिए कुछ व्यवहारिक नियम बनाए, और बात करें कौन-कौन से व्यवहारिक नियम। पहला नियम आता है हमारा सार्वभौमिकता का नियम, द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ। द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ की बात करें, केवल उसी सुक्त मतलब मैक्सिम के अनुसार कार्य करो। केवल उसी सुक्त या मैक्सिम के अनुसार कार्य करो जिसके बारे में तुम साथ ही यह इच्छा भी कर सको कि वह सार्वभौमिक नियम बन जाए। इसका मतलब यह है कि दोबारा से बता दें आपको, केवल उसी सुक्त के अनुसार कार्य करो जिसके बारे में तुम साथ ही ये भी इच्छा कर सको कि वह सार्वभौमिक नियम बन जाए। इसका मतलब ये है कि कोई भी कदम उठाने से पहले खुद से पूछो, क्या कोई भी कदम उठाने से पहले खुद से पूछो कि यदि दुनिया का हर व्यक्ति यही कार्य करने लगे, भाई मैं ये कार्य कर रहा हूँ और दुनिया के सारे व्यक्ति यही कार्य करने लगे, जैसे कोई लाल बत्ती क्रॉस करना, और मैंने लाल बत्ती क्रॉस कर दी ट्रैफिक पुलिस की, और मैं फिर खुद से पूछूंगा सारे के सारे व्यक्ति यदि लाल बत्ती को क्रॉस करने लगेंगे तो फिर एक्सीडेंट होना बहुत आम बात हो जाएगी। कि सभी व्यक्ति यही कार्य करने लगे तो क्या समाज चल पाएगा? उदाहरण के लिए देखिए, यदि आप संकट के समय झूठा वादा करके पैसे उधार ले ले, कि संकट के समय झूठा वादा किया आपने और पैसे उधार ले ले, तो सोचो यदि हर व्यक्ति झूठा वादा करके इस तरह से कार्य करने लगेगा, तो वादे की संस्था ही नष्ट हो जाएगी। वादा करना कोई बंद कर देगा और वादे पे विश्वास करना भी लोग बंद कर देंगे, और कोई भी उस पे विश्वास नहीं करेगा, कोई किसी पे भी विश्वास नहीं करेगा। इसे अतः झूठ बोलना तार्किक रूप से आत्म-विरोधी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्यों? क्योंकि ये नुकसानदायक होगा। दूसरा नियम आता है मनुष्यता को साध्य मानने का नियम। तो मनुष्यता को साध्य मानने के नियम की बात करें, द एंड इन इटसेल्फ फॉर्मूलेशन। तो मानवता के साथ, चाहे वह तुम्हारे अपने व्यक्तित्व में हो या किसी अन्य के, मानवता के साथ चाहे वह तुम्हारे अपने व्यक्तित्व में हो या किसी अन्य के, हमेशा एक साध्य के रूप में व्यवहार करना चाहिए, कभी भी केवल एक साधन के रूप में नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या प्राप्त करना है? मानवता को प्राप्त करना है। मानव को साधन नहीं मानना, बल्कि मानवता को साध्य मानना है। क्यों? क्योंकि हमें अंतिम रूप से मानवता की जीत होनी देखनी है।
कांट के अनुसार देखें तो प्रत्येक मनुष्य एक तार्किक प्राणी होने के नाते एक अनंत मूल्य रखता है, डिग्निटी रखता है। हम किसी व्यक्ति का उपयोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाली वस्तु या साधन के रूप में नहीं कर सकते। क्या हम किसी व्यक्ति का उपयोग क्या अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाली वस्तु या साधन के रूप से नहीं कर सकते? गुलामी, शोषण या किसी को धोखा देना इस नियम का उल्लंघन है। क्या गुलामी, शोषण या किसी को धोखा देना क्या इस नियम का उल्लंघन है? तीसरा हमारा नियम आता कौन सा? स्वायत्तता का नियम, साध्यों का साम्राज्य का नियम, किंगडम ऑफ एंड्स की बात करें तो प्रत्येक तार्किक मनुष्य स्वयं में नैतिक नियमों का निर्माता होता है। क्या प्रत्येक तार्किक मनुष्य क्या होता है? स्वयं में नैतिक नियमों का निर्माता होता है और उसका पालन करने वाली प्रजा भी। तो निर्माता भी वही है और उनका पालन करने वाली प्रजा भी वही है। जब समाज के सभी व्यक्ति एक दूसरे को साध्य मानते हुए नियमों का पालन करेंगे, क्या जब समाज के सभी व्यक्ति क्या एक दूसरे को साध्य मानते हुए नियमों का पालन करेंगे, तो एक आदर्श नैतिक समाज की स्थापना होगी, जिसे हमारे कांट क्या कहते हैं? साध्यों का साम्राज्य कहते हैं। तो ये तुम्हारे 3 सिद्धांत दिए थे हमारे किसने? हमारे इमैनुअल कांट ने। कौन-कौन से? हमारे मुख्य व्यावहारिक नियम थे। पहला नियम था सार्वभौमिकता का नियम, दूसरा हमारे मनुष्य को साध्य मानने का नियम और तीसरा था स्वायत्तता का नियम और साध्यों का साम्राज्य। अब हम देखेंगे नीति शास्त्र की पूर्व मान्यताएं। पूर्व मान्यता की बात करें तो कांट का ऐसा मानना है कि नैतिक जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए क्या नैतिक जीवन को अर्थपूर्ण बनाने के लिए हमारी व्यवहारिक बुद्धि को 3 बातों को अनिवार्य रूप से स्वीकार या फिर मान लेना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा। बात करें ऐसी कौन-कौन सी 3 बातें जिनको अनिवार्य रूप से हमें मानना पड़ेगा, भले ही इन्हें विज्ञान द्वारा सिद्ध ना किया जा सके। तो विज्ञान इसको नहीं मानता और लेकिन फिर भी आपको व्यावहारिक बुद्धि को जो हमारी व्यावहारिक बुद्धि है, इनको 3 बातों को अनिवार्य रूप से मानना पड़ेगा। किसके अनुसार? कांट के अनुसार। पहला आता है संकल्प की स्वतंत्रता। पहला क्या था? संकल्प की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ द विल। यदि मनुष्य अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, अगर व्यक्ति है मनुष्य अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो उसे उसके अच्छे और बुरे कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। क्या यदि व्यक्ति अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है, तो उसके अच्छे या फिर बुरे कार्य दोनों के लिए क्या जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता? तुम्हें ये करना चाहिए मतलब का अर्थ यही है कि ये तुम कर सकते हो। तो क्या तुम्हें ये करना चाहिए का मतलब यही की चीज होनी चाहिए कि ये तुम कर सकते हो, यही होना चाहिए। फिर आत्मा की अमरता की बात करें। किसकी? आत्मा की अमरता की बात करें, इमोर्टलिटी ऑफ द सोल। नैतिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए एक जीवन क्या नैतिक पूर्णता प्राप्त करना एक लंबा और अनंत मार्ग होता है। बहुत लंबा समय लगता है किसमें? एक नैतिक पूर्णता प्राप्त करने के लिए। और एक व्यक्ति का जीवन बहुत छोटा सा होता है, तो एक छोटे से जीवन में नैतिक पूर्णता प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि नैतिक जीवन छोटा सा होता है, इसलिए इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा का अमर होना जरूरी है ताकि वो पूर्णता की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। क्यों? क्योंकि इसमें हो सकते हैं बहुत सारे जन्म लगेंगे किसमें? नैतिक पूर्णता प्राप्त करने में। इसलिए आत्मा की अमरता का सिद्धांत बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर आता है ईश्वर का अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि ईमानदार लोग अक्सर क्या दुखी रहते हैं और बुरे लोग क्या होते हैं? सुखी होते हैं। क्या वास्तविक जीवन में हम क्या देखते हैं कि ईमानदार लोग तो अक्सर दुखी रहते हैं और बुरे लोग सुखी रहते हैं। कांट के अनुसार ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था के लिए ईश्वर का होना बहुत ज्यादा जरूरी। किसका? ईश्वर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसके लिए? ब्रह्मांड की न्याय व्यवस्था के लिए। आप इसे देख सकते हैं, जो अंततः सद्गुण और सुख के बीच में संपूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके। कौन करेगा? हमारे ईश्वर क्या करेगा? सद्गुण और सुख इनके बीच में पूर्ण सामंजस्य स्थापित कर सके, जिसका मतलब सर्वोच्च शिव की प्राप्ति, जो गॉड है उनकी प्राप्ति की बात है। अब बात करेंगे कांट की आलोचना भी खूब होती है। कांट की आलोचना की बात करें सीमाओं की, तो कांट का नीतिशास्त्र अत्यंत उदात्त है, बहुत ज्यादा कठोर है। परंतु दार्शनिक ने इनकी कुछ व्यवहारिक कमियां भी बताई है। बात करें अत्यधिक कठोरता, कांट का जो नीतिशास्त्र क्या है? बहुत ज्यादा कठोर है। कांट के नियम इतने निरपेक्ष है कि यदि वे किसी अपवाद को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार किसी निरपराध की जान बचाने के लिए झूठ बोलना पाप है। तो निरपराध है, निरपराधी है, मतलब उसने कोई अपराध नहीं किया और उसको बचाने के लिए यदि झूठ बोलना पड़े, तो वो भी गलत मानते हैं। कौन? कांट। आलोचकों का मानना है कि वास्तविक जीवन में कर्तव्य के लिए बीच टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी होने पर यह दर्शन साफ साफ मार्ग नहीं दिखाता है। यदि मामला है हमारे कर्तव्य के बीच में टकराव हो, तो इस दर्शन से स्पष्ट मार्ग देखने को नहीं मिलता है। फिर भावनाओं की उपेक्षा करता कांट। कांट दया, प्रेम, सहानुभूति से किए गए कार्यों को नैतिक मूल्य नहीं देते। यदि आप आपकी बीमार माँ की कर्तव्य सेवा की भावना से नहीं करते हैं, यदि आप आपकी माँ की सेवा कर्तव्य भावना से नहीं करते, केवल मात्र प्रेम के कारण कर रहे हैं, तो कांट की दृष्टि में उसका कोई नैतिक मूल्य नहीं है और ये क्या हमारे अमानवीय प्रतीत होता है।
निष्कर्ष के रूप में अगर कांट की बात देखें, तो तमाम आलोचनाओं के बावजूद इमैनुअल कांट का जो नीति शास्त्र मानव गरिमा, अधिकारों और कर्तव्यनिष्ठा का सबसे बड़ा संरक्षक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि नैतिकता कोई बाहरी दबाव या फिर केवल सुख दुख का गणित नहीं है, बल्कि हमारे मनुष्य की अपनी तार्किक अंतरात्मा की स्वायत्त आवाज है, जिसका सम्मान करना ही मनुष्य होने की असली पहचान है। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने नीति शास्त्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक टॉपिक था हमारा इमैनुअल कांट, उनके बारे में जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।